विद्यार्थियों, हम सारे पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम सिलेबस देखने वाले हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में कौन कौन से हमारे पाठ हटा दिए गए हैं, कौन कौन से आपको भेज दिया गया था, लेकिन एक बार फिर आप देख लेना कि कौन कौन से पाठ हमारे सिलेबस में आ रहे हैं। सबसे पहले हम आज वो देखते हैं। देखो, हमने देखा कि पाठ हमारे टोटल कितने हैं, 18 पाठ हैं। टोटल हमारे कितने पाठ हैं, 18 पाठ हैं। ठीक है, इनमें अपना पहला पाठ है, दूसरा हटा दिया गया है, तीसरा पाठ हो चुका है, चौथा, पांचवा और छठा पाठ हटा दिए गए हैं। सातवां पाठ हमारा है सिलेबस में, आठवां पाठ है, और 9, 10 और 11वां पाठ हटा दिया गया है। 12वां और 13वां पाठ है, और 14 और 15 हटा दिए गए हैं। 16, 17 और 18 ये तीनों पाठ हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है ना। इस तरह से हमारे 9 पाठ ही सिलेबस में हैं। इस बार 9 पाठ ही कुल सिलेबस में हैं। तो ये 9 पाठ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी व्याकरण बच रही है। तो व्याकरण के अंदर हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ लिया है, विशेषण हो चुका है, क्रिया हो चुकी है। ठीक है ना। विलोम शब्द अपने हो चुके हैं। ठीक है, वचन भी हो गया है। ठीक है, अब हमारा बच गया है वाक्य रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची और मुहावरे। फिर हमारा ये जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति वाला पार्ट है ये हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हम मतलब हमारा जो सिलेबस है वो हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस हमारा क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी सिलेबस में हो चुकी हैं वो हमें पता होना चाहिए। चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 9 चैप्टर ही हमारे आएंगे। चैप्टर हमारे कितने आएंगे, कुल 9 चैप्टर आएंगे। 18 में से कौन कौन से हटा दिए गए हैं ये फोटो भी मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है ना। तो ये आपको करना है। ठीक है, अब आज हम जो टॉपिक लेंगे, हमारा बचा हुआ टॉपिक कौन सा है, उपसर्ग और प्रत्यय। व्याकरण में जो व्यावहारिक व्याकरण है, उपसर्ग और प्रत्यय बचा हुआ है, वाक्य रचना बचा हुआ है। ठीक है, पर्यायवाची और मुहावरे आपको मैं बता दूंगी, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। इसमें तो ये आपको लिखने ही है, याद लिख करके आपको याद करने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में संवाद किस तरह से बनाते हैं, कहानी कौन किस तरह से आएंगी, पत्र, निबंध, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। कुछ हैं सड़क सुरक्षा से संबंधित और परिवेश से संबंधित। सड़क सुरक्षा से संबंधित अर्थात सड़क पर चलते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। हमें एक्सीडेंट जो रोड पे जो आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं वो किन कारणों से होते हैं, दुर्घटना जो होती है वो किन कारणों से हो जाती है। ठीक है ना। सीट बेल्ट क्यों बांधना चाहिए। ठीक है, 2 पहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग क्यों करना चाहिए। जो सड़क से संबंधित जितने भी नियम हैं, जितने भी प्रश्न हैं वो हमारे इनमें आएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे। बचे हुए जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पूर्व में जुड़कर, मतलब शब्द से पहले जुड़ करके अन्य विशेष अर्थ प्रकट करने वाले नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़ जाते हैं और एक विशेष अर्थ उत्पन्न करते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। एक नए शब्द का वो निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहते हैं। भाषा में शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शब्दों के माध्यम से ही क्या चलता है, भाषा का जीवन चलता है। शब्द निर्माण की दृष्टि से शब्दों को कितने श्रेणी में रखा जाता है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। ध्यान रखना, शब्द के निर्माण की दृष्टि से शब्दों को कितने श्रेणियों में रखा जाता है, 2 शब्दों में, एक तो मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। ये होते क्या हैं देखना, मूल शब्द क्या होते हैं, जैसे मूल शब्द रूढ़ शब्द हैं, अर्थात जैसे मूल शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द हमारे रूढ़ शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, मूल शब्द। जैसे दान, दान क्या है, मूल शब्द है। दान क्या है, मूल शब्द है। अब हम इसमें कोई उपसर्ग, प्रत्यय कुछ भी जोड़ देते हैं, उसके बाद जो नया शब्द बनता है वो शब्द क्या कहलाता है, व्युत्पन्न शब्द कहलाता है। उपसर्ग, प्रत्यय जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न या यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है ना। तो मूल शब्द और यौगिक शब्द या व्युत्पन्न शब्द के में अंतर समझ में आ गया। जो रूढ़ शब्द है मूल शब्द कहलाता है, और अगर हम उस शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द का निर्माण कर देते हैं तो वह नया जो शब्द का निर्माण होता है वो नया शब्द क्या कहलाता है,
व्युत्पन्न शब्द कहलाता है। ठीक है ना। व्युत्पन्न शब्द मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं, वर्ण क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास से बने शब्दों की रचना प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। उपसर्ग वे वाक्यांश हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग कब जुड़ते हैं, मूल शब्द के पहले। और प्रत्यय कब जुड़ते हैं, मूल शब्द के बाद में। मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। और मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इनके योग से मतलब उपसर्ग अगर किसी शब्द में जुड़ जाते हैं तो उस शब्द में क्या आ जाती है, अर्थ में विशेषता आ जाती है। उस शब्द के अर्थ में क्या आ जाती है, विशेषता आ जाती है। जैसे दान, दान में आगे उपसर्ग जोड़ दिया आदान, प्र जोड़ दिया प्रदान। ठीक है ना। ज्ञान, ज्ञान में आगे जोड़ दिया है विज्ञान, तो इसका एक विशेष अर्थ निकल जाएगा। गुण, गुण में अव जोड़ दिया तो अवगुण विलोम शब्द हो जाएगा। इस तरह से अलग अर्थ निकल जाता है। कई बार नए शब्द का निर्माण हो जाता है, कई बार वो विशेष अर्थ में प्रयोग में आ जाता है। इस तरह से उपसर्ग जुड़ने के बाद में क्या होता है, नया शब्द बन जाता है। और वह नया शब्द क्या कहलाता है, व्युत्पन्न शब्द कहलाता है। उपसर्ग को कितने भागों में विभक्त किया गया है, उपसर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। उपसर्ग को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं, और उपसर्ग के समान प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ अव्यय भी होते हैं। संस्कृत में जो कुछ अव्यय होते हैं जो उपसर्ग के समान ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उपसर्ग कितने भागों में विभक्त किया जाता है, उपसर्गों को 4 भागों में। कौन कौन से होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है ना। अब कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं वो हम देखते हैं। जैसे ए का अर्थ क्या होता है, नहीं या अभाव। ए का अर्थ क्या होता है, नहीं या अभाव। देखना, ज्ञान, जैसे ज्ञान, ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान होना, लेकिन जैसे ही हमने अ जोड़ दिया तो क्या हो गया, अज्ञान, अर्थात ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव जिसमें हो। भाव और अभाव, भाव का मतलब है और अभाव का मतलब किसी चीज की कमी होना। अधर्म, धर्म का अधर्म हो जाएगा, धर्म अर्थात धर्म का मानना हो जाता है। अधर्म मतलब बिना धर्म के या धर्म नहीं हो, जिसमें धर्म का अभाव हो। समय, तो समय हो गया। और अप्रत्यय जोड़ते, अ उपसर्ग जोड़ते ही क्या हो जाएगा, वो असमय, मतलब समय का क्या हो जाएगा, अभाव या बिना समय के, क्या हो जाएगा, बिना समय के। अप का अर्थ क्या होता है, बुरा या हीन। अपवाद, मान, किसी का मान देते हैं उसमें अप उपसर्ग जोड़ दिया, अपमान हो गया, मतलब बुरा, उसका मान नहीं देना, अपमान से हीन होना। यश, अपयश, यश से हीन होना। अपकार, कार्य, बुरा कार्य करना। कार के आगे जोड़ दिया अपकार, तो क्या हो जाएगा, बुरा कार्य। अव का अर्थ क्या होता है, बुरा या नीचे। अवनति, अवतरण, अवगुण, अवतार। ठीक है ना। अवनति अर्थात नीचे गिरना, अवतरण नीचे आना, अवगुण बुरे गुण, अवतार। इस तरह से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अव उपसर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। अति, अति का मतलब होता है अधिक या ऊपर। अतिरिक्त, अत्यंत बहुत अधिक। अतिकाल, अत्याचार बहुत अधिक बुरा व्यवहार करना। इस तरह से अति का अर्थ क्या हो जाता है, अधिक या ऊपर। अब है हमारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, अध, अध का मतलब क्या होता है, आधा। हमने कहा अध पका, मतलब आधा पका हुआ। अध मरा, आधा मरा हुआ। अध जल, आधा जला हुआ। अध कचरा, आधा कचरा। कचरा के अंदर क्या जोड़ दिया, अध, अध उपसर्ग जोड़ दिया। अन्न का अर्थ होता है रहित, अन्न का अर्थ क्या होता है, रहित। अनपढ़, पढ़ना, तो अनपढ़, पढ़ने से रहित। अनबन, जिसने नहीं बनती हो। अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं हो। अनजान, जो जानता नहीं हो। औ का अर्थ होता है रहित। ओढ़र, ओ गुण, गुण से रहित। ओ तार, तार से रहित। ओ घट, घट से रहित। नी यानी रहित, नी यानी भी क्या, रहित। निकम्मा, निडर, डर से रहित। नियता, मतलब जिसके पास कोई हथियार नहीं हो। निखट्टू। इस तरह से नी का अर्थ क्या होता है, रहित। फिर आता है आपके अरबी और फारसी के उपसर्ग। अरबी और फारसी शब्दों के हमारे उपसर्ग प्रयोग में होते हैं। कम, जब हम कह देते हैं कम उम्र, कम का क्या हो जाएगा, कम उम्र। कम बढ़त, कमजोर, कम, कम समझ। ठीक है। फिर आता है गैर, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, गैर कौम, निषेध होता है जिसमें। खुश, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशबू। ये सारे किसके उदाहरण हैं, अरबी और फारसी के उपसर्गों के उदाहरण हैं। दर, दर का मतलब होता है में। दरअसल, अर्थात असल में। हम कहते हैं दरअसल, अर्थात असल में।
दर हकीकत अर्थात हकीकत में, इसका अर्थ क्या होता है में। तो ये क्या है, अरबी और फारसी के उपसर्गों के कुछ उदाहरण हैं। फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग की तरह ही संस्कृत के जो अव्यय होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अन अर्थात अनर्थ, अनागत, अनादि। ठीक है। अधय अर्थात अधय पतन, अधोमुख, अधोगति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है नीचे। अन का अर्थ होता है निषेध। अंतर, अंतर का अर्थ अंदर अर्थात हम कहते हैं अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतर जातीय। ये सारे कौन से हैं, उपसर्ग की तरह जो संस्कृत के अव्यय हैं। ये क्या है, संस्कृत भाषा के अव्यय हैं जिनको हम उपसर्ग की तरह किसमें प्रयोग में लाते हैं, शब्दों में प्रयोग में लाते हैं। बहि अर्थात बाहर, बहिर्मुख, बहिर्गमन। इस तरह से ये हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। सीधा और सिंपल सा आपके क्वेश्चन आता है कि अन उपसर्ग लगा के 4 शब्द बनाइए, आ उपसर्ग लगा के 2 शब्द बनाइए। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे जो आप बड़े ही आसानी से, आपको ध्यान क्या रखना, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान में क्या रखना है, उपसर्ग कौन कहाँ लगते हैं, शब्द से पहले जुड़ करके क्या करते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। परिभाषा ध्यान रखनी है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। आपके आ जाता है अन उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए, ओ उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। आप आराम से बना सकते हो, आप बना सकते हो आराम से। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है ना। भैया आपसे कोई कहे कि अध उपसर्ग लगा के 2 शब्द बनाइए, बना सकते हो। अध पका, अध मरा, अध जला, अध कचरा। ठीक है ना। अन उपसर्ग लगा के 2 शब्द बनाइए, अनपढ़, अनबन, अनमोल, अनजान। ठीक है ना। आपसे बोल दिया हिंदी के 4 उपसर्ग बताइए, तो अध, अन, ओ और नी। ठीक है ना। संस्कृत के 2 उपसर्ग बताइए, तो आप संस्कृत के 2 उपसर्ग बता सकते हो, ए, अप, अव, अति। ठीक है। उर्दू फारसी के गैर, कम, खुश, दर, ये सारे कौन से हैं, उर्दू फारसी के शब्द हैं। अव्यय के समान प्रयुक्त होने वाले कौन से शब्द हैं, उपसर्ग हैं, अन्य, अध, अंतर, बहि। इस तरह से आप प्रश्नोत्तर कर सकते हो। मतलब इसमें बहुत ही सरल तरीके से आपके अधिकतर यही आता है, अधिकांश प्रश्न क्या आते हैं अभी तक यही आते रहे हैं कि अनु उपसर्ग लगा के 2 शब्द बनाइए, कम उपसर्ग लगा के 2 शब्द बनाइए, गैर उपसर्ग लगा के, मतलब इस तरह के शब्द आपको आएंगे। तो आपको उपसर्ग का ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग कब जुड़ता है, शब्द से पहले जुड़ता है। उपसर्ग कब जुड़ता है, हमेशा शब्द से पहले जुड़ करके क्या करता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, या नए शब्द का क्या करता है, निर्माण करता है, या फिर क्या करता है, नए शब्द का निर्माण करता है। इस तरह से हमारा उपसर्ग का टॉपिक आज खत्म होता है। कल हम प्रत्यय पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है। इनको आपको अपने नोटबुक में लिखना है और साथ के साथ इनकी परिभाषा वगैरह याद भी करनी है। धन्यवाद।